नदियाँ हो गई, याद हो गई तुम लोग को? नदियों का कुछ याद वाद हुआ? तो नदियों के बारे में आज नदियों से संबंधित कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं। दो चार दस कभी कभार कौन सी नदी पर है, कौन सी क्या है, कभी आ जाता है। चलिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में सिंचाई थोड़ा सा देख लेते हैं, नहरों के एक दो नाम कभी कभार कोई पूछ दे तो सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इरिगेशन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्लियर है? इतने ही बच्चे कोई बाहर गए हुए? इतने ही है? ओ हाँ, उसको तो बाद में करने बोला है अभी, ज्योग्राफी इन सब टॉप। तो सिंचाई क्या होती है? सिंचाई क्या होती है बताओ। सिंचाई क्या होती है? क्या बोल रहे हो? हाँ ना, कृत्रिम तरीके से ना। तो कृत्रिम तरीके से जल की सप्लाई को हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई, कृत्रिम जल आपूर्ति। कृत्रिम जल आपूर्ति। और उस देश क्या होता है? कृषि के लिए तभी सिंचाई बोलते हैं ना। कृषि के लिए हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम जल सप्लाई करते, वाटर सप्लाई करते हैं। आ रही बात समझ में? तो सिंचाई के साधन में कौन कौन से आते हैं? मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन। ठीक है, तो इसमें जो है एक होता है सतही जल, और एक होता है भूमिगत जल, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो सतही जल में आ जाएगा आपका नहर। नहर के द्वारा, कैनाल के द्वारा सप्लाई करते। और भूमिगत जल में आपका आ जाता है नलकूप, है ना, कुएं एवं नलकूप आ जाएंगे ग्राउंड वाटर में। सतही जल में आपका तालाब भी आ जाएगा। तालाबों के द्वारा भी आपकी सिंचाई होती है, राइट। बैठ जाओ पूनम। ठीक है, नहीं अभी बच्चे कम हैं, तो नए जो बच्चे आते हैं तो पूछ लेते कोई नया बच्चा क्लास में है क्या करके। तो आपने नहीं बताया, लेकिन हम स्टाफ जैसे उससे पूछ लेते कोई क्लास में नया बच्चा तो नहीं है, तो वो पहले से पूछ के आते हैं। अब एक ही है तो याद है, दो चार पाँच ठो रहते तो
नहीं याद रहता कि हाँ किसका नाम क्या है, तो दैट्स वाई। एनीवे, तो हम लोग आज सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में, है ना। तो आपका ग्रेजुएशन हो गया कि अंडर ग्रेजुएट है? पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है। तो इस बार देना भी होगा फिर फरवरी में, इसके पहले एग्ज़ाम दिया और तो अभी फरवरी में देना होगा 2025। जो एग्ज़ाम कॉमनली होती है, वैसे इस बार हो सकता है थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि कुछ चेंजेस होने का चल रहा है। तो ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के पढ़नी पड़ेगी, और नहीं तो फिर अगले साल की तैयारी के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो आपके पास इस बार भी अच्छे से देना है। फरवरी अभी 3-4 महीने बचे, कितना महीने बचे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बहुत होते हैं वैसे, लग के पढ़ा जाए तो प्रीलिम्स पास होने के लिए। और फिर अगले साल मेंस भी देना है, तो मेंस तो कंप्लीट तैयारी का लेकर के स्ट्रेटजी चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिनका अंडर ग्रेजुएट है उनके पास टाइम होता है, तो एक साल प्रीलिम्स कर लो फिर मेंस कर लो, है कि नहीं अभिषेक? ठीक चलिए, तो हम लोग आज सिंचाई स्टार्ट किए। तो सिंचाई का मतलब क्या बताया मैंने? कृत्रिम जल आपूर्ति कृषि के उद्देश्य से की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम जल आपूर्ति कृषि के उद्देश्य से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो है सिंचाई कहते हैं। क्लियर पॉइंट? तो सिंचाई के साधन क्या क्या हमारे पास? तो सिंचाई के साधन में एक तो हम लोग सरफेस वाटर यूज करते हैं, सतही जल, और दूसरा भूमिगत जल का यूज करते हैं। तो सतही जल को खेत तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? नहरों का निर्माण करते हैं, और तालाब जो है नेचुरली वर्षा का जो पानी होता है वह किसी क्षेत्र में जमा हो जाता है। प्राकृतिक रूप से भी तालाब हो सकते हैं, या फिर आपके जो है मानव के द्वारा गड्ढा खोद करके अलग से तालाब भी बनाए जाते हैं। तो ये इन दोनों में हम किसका यूज करते हैं? सरफेस वाटर का यूज करते हैं। और भूमिगत जल का यूज हम किसके माध्यम से करते हैं? कुआं खोद करके करते हैं, और फिर जो ट्यूबवेल कहते हैं नलकूप के माध्यम से करते हैं, राइट। तो ये 4 आपके क्या हो गए? सिंचाई के साधन हो गए, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंचाई के साधन के रूप में कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से सिंचाई के साधन यूज किए जाते हैं, भूमिगत जल में कौन सा आएगा, सतही जल में कौन सा आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो इसी के लिए खास करके जो सिंचाई के लिए नहरों के संदर्भ में परियोजनाएं जो बनाई गई है, तो सिंचाई परियोजनाएं देखेंगे जो नहरों के निर्माण से जुड़े हुए हैं। बाकी तो आपके जो है, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत में सिंचाई की जरूरत क्यों है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? बताओ, सिंचाई की जरूरत क्यों पड़ती है भारत में? खासकर भारत के कंटेक्स्ट में सोचना है कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों है हमें। ठीक है, तो पहला तो यही है कि भारत में जो वर्षा होती है वह मानसूनी वर्षा सिर्फ 4-5 महीने ही होती है ना। मानसूनी वर्षा जो हमें प्राप्त होती है वह 4 से 5 महीने तक ही होती है, बाकी समय में 4 से 5 महीने तक सीमित होती है। तो बाकी समय में कृषि करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बस समझ में। तो पहला तो ये हो गया कि भारत में जो वर्षा है सालों भर तो होती नहीं है, सालों भर होती तो सिंचाई की ज़रूरत शायद न भी पड़े। दूसरा, मानसून की अनिश्चितता, मानसून की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून। मानसून की निश्चितता का मतलब क्या हुआ कि मानसून कभी जल्दी आता है, कभी देरी से आता है ना, कभी कभार समय पे आता है। अब किसान ने जो है खेत बो दिया है ना जून के महीने में, कि जून में मानसून स्टार्ट होता है, तो जून से थोड़ा पहले हम लोग क्या करते हैं? खेती किसानी स्टार्ट कर देते, लेकिन देरी हो गई तो
तो डेफिनेटली उस समय जो है फसल बर्बाद हो जाएगी। तो वैसी समय में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिंचाई की ज़रूरत। तो हम तुरंत क्या कर देंगे? पानी सप्लाई कर देंगे और फसल को बर्बाद होने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो इसलिए मानसून का निश्चितता होती है, इसलिए भी हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। आगे बस समझ में। तीसरा है वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसका मतलब क्या है ना? कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो मैंने आप लोगों को पूरा एक वर्षा का वितरण बताया था, कहाँ कहाँ पे कितनी कैसे कैसे वर्षा होती है, एक मोटा मोटी बनाया था। तो हम जानते हैं कि लगभग आपका जो है ये जो भाग है, कभी चेंज होता है कभी नहीं चेंज होता, पता नहीं क्या है। तो ये आपका लगभग इस तरीके से जो भाग है उसमें ये इधर वाले में कितनी वर्षा, ये वाला वर्षा रीजन आ गया आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये लगभग आपका 200 से अधिक वाला सेंटीमीटर वर्षा है। तो इन क्षेत्रों में तो है ना 200 वाला, और कौन सा बताया था 100 से 200 कोरोमंडल तट ना। ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कोरोमंडल तट पे कितनी वर्षा होती है। तमिलनाडु का ये वाला भाग क्या कहलाता है? आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। तो ये वाले जो रीजन हो गए वो 100 से 200 और 200 से ज़्यादा वाले हो गए ना। यहाँ पर भी आपका 200 से ज़्यादा वाला रीजन आ जाता है, वेस्टर्न घाट का पूरा पश्चिमी भाग। ये भी ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर वाला रीजन है, राइट। फिर उसके बाद ये वाला जो रीजन है आपका, जिसको हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, है ना। ये पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है बताया था? बताएगा कौन? बताएगा, बताओ क्या नाम है? रोशन बाबू। व्हाट इज द रेन शेडो एरिया? वर्ष, ठीक है। और इस पर, और हवाएं इधर से चल रही हैं तो हाँ, तो इधर था ना, जिधर से हवाएं चलती है, तो इसको हम लोग इस तरीके से कहते हैं कि जिधर से हवाएं चलती है ना, उस ओर तो वर्षा हो जाती है, लेकिन जिधर उस साइड में जो है, दूसरे साइड में वर्षा कम होती है ना। इधर से हवाएं चल रही है तो इधर से पर्वत से टकरा के हवाएं ऊपर उठती है, और इस साइड में जो है वर्षा, यहाँ पे वर्षा पर्याप्त होती है, वर्षा अधिक होती है, इस साइड में वर्षा अधिक होगी। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में वर्षा यहाँ पर क्या होती है? कम होती है। तो इस ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग कहते हैं आपके जो है, जो इधर वाला ढाल है जहाँ पे हवाएं टकरा के ऊपर उठती है, इसको हम लोग कहते हैं पवनोभिमुखी ढाल। लिखने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, या बोलने के लिए, समझाने के लिए, कि पवनोभिमुखी ढाल पर पर्याप्त वर्षा होती है, ठीक है। पवनोभिमुखी ढाल पर क्या होती है? पर्याप्त वर्षा होती है ना। विंडवर्ड स्लोप इंग्लिश में कहते हैं, विंडवर्ड स्लोप कहते हैं। और उसके पीछे वाला जो ढाल है उसको हम लोग कहते हैं लीवर्ड स्लोप, पवनोविमुखी ढाल। ये वाला जो ढाल कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? इधर वाला ढाल जो है पवनोविमुखी, विमुख, पवन से विमुख ढाल, लीवर्ड स्लोप कहते हैं।
अब किसी को बताना हो तो क्या बताओगे कि पवनोभिमुखी ढाल को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते, इतने से काम चल जाएगा। और एक्सप्लेन करने हैं तो कैसे एक्सप्लेन करोगे कि पवनोभिमुखी ढाल पर पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि पवनोभिमुखी ढाल जो है वर्षा वहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया कहा जाता है। तो ये जो हमारा वृष्टि छाया क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। इसलिए यहाँ पे वर्षा क्या होती है आपकी, थोड़ा कम होती है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट हमारा है ये इधर वाला भाग, गुजरात से लेकर के ये राजस्थान वाला भाग, यहाँ पे वर्षा होती है आपकी 50 से सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर। और बाकी जो बच गया भारत, इधर वाला भाग, वहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ये जो बच गया, जो पिंक कलर में कर रहा हूँ, ये कौन सा वाला हो गया, 50 से 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और इधर भी आपका वर्षा कम होती जाती है, बीच में 50 से 100 रहेगा, और फिर लास्ट में लेस देन 50 सेंटीमीटर उधर भी ऊपर कम होती जाएगी। तो लगभग ये भारत में वर्षा का वितरण है ना, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है ना, 50 से 100 वाले में यदि हमको चावल उगाना है, गन्ना उगाना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंचाई की। तो कहने का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर से कम वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। बाकी कुछ मोटे अनाज उगा रहे हैं या फिर दाल चना वगैरह उगा रहे हैं तो वर्षा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनमें चावल उगाना है, गेहूँ उगाना है ना, गन्ना उगाना है, तो वहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा, कौन सा वाला, वर्षा का असमान वितरण, राइट। उसके अलावा है चौथा, कुछ फसलों के लिए अधिक वर्षा या अधिक जल की ज़रूरत। कुछ फसलों के लिए अधिक जल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कारण से जल की आवश्यकता, जैसे चावल मतलब धान, गन्ना, इन सब के लिए, तो उनके लिए फिर जल की आवश्यकता आपकी जो है पड़ती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये हो गया, और एक दो पॉइंट्स और है, चले आगे। पांचवा पॉइंट है मानसून विभंगता, गैप ऑफ मानसून। मानसून विभंगता, गैप ऑफ मानसून, मतलब मानसूनी वर्षा जो है कंटिन्यूअसली नहीं होती है, वह क्या होती है, रुक रुक करके होती है। मानसून विभंगता इंग्लिश में कहते हैं गैप ऑफ मानसून। और इसका मतलब क्या होता है कि मानसून में जो बारिश होती है वह कंटिन्यूअसली तो होती नहीं, रोज बीच बीच में रुक करके होती है। तो ज़्यादा रुक गई तो फिर से फसल बर्बाद हो सकती है, तो इसलिए फिर से हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये हो गया। और कुछ मिट्टी की प्रकृति होती है जिसके लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी ऐसी होती है कि जहाँ पे सिंचाई के बिना खेती पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेंस में भी ये क्वेश्चन बनेगा कि सिंचाई की ज़रूरत भारत में क्यों है। तो ये 5-6 पॉइंट्स है, 60 शब्द पूछे या 100 वर्ड्स पूछे, आराम से इतना पॉइंट्स लिखोगे तो मेंस में भी कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखना है, सिंचाई की ज़रूरत क्यों है। अब आते सिंचाई परियोजनाएं। तो सिंचाई परियोजनाओं को उसके आकार के आधार पे, साइज के आधार पे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, साइज या आकार या कितने क्षेत्र में सिंचाई
साइज या आकार, या कह सकते हैं कि कितने क्षेत्र में उसके द्वारा सिंचाई क्षमता के आधार पर। तो उसके आधार पर 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं भारत में मिलती है। पहला है आपका वृहद सिंचाई परियोजनाएं, ग्रेट या लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। दूसरा है मीडियम, मध्यम, और तीसरा है लघु। ये 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं। तो सिंचित क्षमता, सिंचाई की क्षमता अधिकतम यदि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका वृहद में रखते हैं। उसको किस में रखते हैं हम लोग, जो है वृहद में रखते हैं। 2,000 से 10,000 है तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ देता है, हेक्टेयर ध्यान रखना। और 2,000 से कम है तो फिर तो ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से किसी सिंचाई परियोजना के द्वारा जो है यदि क्या हो जाए 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर की सिंचाई कर सकते हैं तो वह किस में आ जाएंगे, आपकी वृहद सिंचाई परियोजना में आएगी। तो कभी कभार मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, और मेंस में आएगा तो 30 वर्ड पूछेगा, सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की होती है, या वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में 30 वर्ड, तो कोई भी क्वेश्चन। तो मेंस की तैयारी भी आपकी, देखो 2 चीज़ें हैं ना, रास्ते 2 है हमारे पास। प्रीलिम्स की तैयारी कर लो तो 50% लगभग आपका मेंस भी तैयार हो जाता है। बस कुछ टॉपिक्स है जैसे फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पबेट, आपका फिर साइंस में बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ये स्पेशल टॉपिक्स और पेपर 7, और बाकी तो लगभग जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही पूरा सिलेबस मेंस में भी है। बस 30 वर्ड और 60 वर्ड पढ़ ले तो लगभग प्रीलिम्स के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं उसी को उतना ही लिख दोगे तो काम चल जाएगा। कुछ बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बस थोड़ा सा आपको क्या करना है कि कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स अलग से कुछ डाला हुआ है तो वो अलग से मेंस में पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो लगभग पढ़ रहे, सिंचाई पढ़ रहे तो वही आगे बाबर, खादर, बांगर, तराई सब पढ़ा हमने, तो सब 30-30 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, वो वही से कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्री कम मेंस की तैयारी आपका जो है हो जाती है। तो इस तरीके से करोगे तो हो जाता है पूरा का पूरा। बस मेंस के लिए आपको अलग से टॉपिक जो है स्पेशली अलग से, उसको तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी जो टॉपिक कॉमन है उसके लिए मेंस के लिए अलग से ज़रूरत नहीं होती, बस क्वेश्चन देखना होता है क्योंकि लगभग चीज़ें कवर हो ही जाती है उसमें। कुछ भी, हाँ कुछ टॉपिक्स सिलेबस में एक्स्ट्रा है जैसे जो प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है, बस वो टॉपिक्स बस आपको क्या करने पड़ते हैं, अलग देखने पड़ते हैं, है ना। जैसे ज्योग्राफी में लगभग पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ अलग से टॉपिक डाल दिया अलग से तो वो कुछ स्पेसिफिक, जैसे उद्योग अलग से डाल दिया तो उद्योग में प्रीलिम्स में कम पढ़ते हैं, दो कौन सा उद्योग कहाँ पर है, 2-4 नाम से काम चल जाता है। लेकिन मेंस में तो थोड़ा सा उद्योग की समस्याएं भी पूछ सकता है, सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्या है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाती है ज्योग्राफी से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग चीज़ें वैसे पढ़ ही लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि 1-2 टॉपिक कुछ, जैसे वहाँ पे देखा था मैंने आपके CGPSC में है कि एक प्रशासनिक नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण और वित्तीय नियंत्रण, हालांकि पबेट में पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से रहते हैं। तो ये तो ही क्या सिंचाई परियोजनाओं के बारे में ये ध्यान में रखना है, क्लियर पॉइंट। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किन चीज़ों से होती है, तो कुआं और नलकूप एक साथ हम लोग रखते हैं, दोनों एक साथ रखते हैं। तो पहले नंबर पे ये आता है, लगभग 50, डेटा जो है कम ज़्यादा इधर उधर हो सकता है, लगभग 57% के आसपास सिंचाई किससे होती है, आपकी कुआं और नलकूप से होती है ना, NCERT के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे नहर आ जाता है, तो डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, गूगल कुछ और भी दिखा सकता है। तो 31% नहर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा सिंचाई सर्वाधिक किससे होती है,
और कुआं और नलकूप साथ में दिया रहता है क्योंकि वो दोनों ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, तो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा होता है आपका, है कि नहीं। नहर आपका उसके बाद आ गया, तालाब आपका 6% आ गया, और एक है लास्ट आपके जो है अदर। अदर में वही छोटे मोटे पोखर वोखर, तो अन्य में आपका अदर में डाल दिया, अन्य साधन में। तो अन्य साधन में क्या आएगा, कुछ नहीं, बस बाल्टी बाल्टी से डालते होंगे पानी ठीक है। या तालाब नहीं होते, छोटे छोटे पोखर वोखर, जिसको पोखर बोलते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, डबरी, ठीक है। तो डबरी ओबरी है तो उससे भी पानी की सप्लाई कहीं से पाइप वाइप के द्वारा मोटर चला के हो सकती है। तो इस तरीके से हम अन्य में आ जाएंगे, है ना। कई जगह पे इसको पोखर कहते हैं, कॉमन वर्ड जो पोखर। चलिए, तो एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद सबसे ज़्यादा तालाब आपका जो है किस राज्य में है, यदि पूछे तो क्या आएगा आंसर। तालाबों की सर्वाधिक संख्या, कहा झीलों का शहर बोलते, भोपाल को तालाबों का बोलते हैं कि नहीं, झील है, झीलों का शहर बोलते हैं भोपाल को, है ना। तो सबसे ज़्यादा तालाब जो है, क्या चीज़, हाँ हाँ, नोट्स देख के बता रहे हो कि बिना देख के बता रहे हो। तमिलनाडु सर्वाधिक तालाबों की संख्या सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तालाबों की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु में। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, प्रीलिम्स में भी सोच करके बना सकता है और मेंस में भी बना सकता है। मेंस में तो बनाया गई, सिंचाई के साधन अलग से है। तो उत्तर भारत में नहरी सिंचाई ज़्यादा प्रचलित है। उत्तर भारत में आपका देखेंगे तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से कौन सी सिंचाई होती है आपकी, जो है नहर सिंचाई। और दक्षिण भारत में तालाब के द्वारा होने वाली सिंचाई ज़्यादा फेमस है। तो उसका भी कारण, तो नहर सिंचाई, उत्तर भारत में नहर सिंचाई क्यों है, क्योंकि समतल मैदान है। उत्तर भारत में नहर सिंचाई ज़्यादा डेवलप किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है, समतल मैदान है। पहला कारण क्या हो गया, तो मैदानी भाग में नहर खोदना क्या होगा, है ना, क्योंकि नहर को ऊपर पर्वत पे कैसे चढ़ाओगे, है ना, नहर से पानी ऊपर पर्वत पे थोड़ी चढ़ेगा, है ना, उसके लिए हमें एक स्लोप देना पड़ेगा। तो पर्वत पे ऊपर नहर बनाएंगे तो स्लोप थोड़ी दे पाओगे ऊपर ऊपर तक जो है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इसलिए समतल मैदान चाहिए नहर के लिए आप कह जो है। दूसरा, ये पूरा का पूरा उत्तर का मैदान जो है कोमल मृदा है, तो नहर खोदना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, कीमत कम आती है कि नहीं। अब क्या क्या होता है, कोमल मृदा के कारण से आसान हो जाता है, कीमत कम आती है। क्लियर पॉइंट। तो एक तो कारण ये हो गया, इसके अलावा और कोई कारण हो सकता है, सोच के बताओ। हाँ, सालों भर बहने वाली नदियाँ, क्योंकि नहर खोद दोगे और पानी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, नहर का फालतू खर्चा। तो सदावाहिनी नदियाँ हैं, सदावाहिनी नदियाँ हैं। और अब नहर बना लिए, उसको यूज करने वाला ही कोई नहीं होगा तो काम चलेगा क्या। तो यहाँ पे क्या है, जो कृषि है आपका जो है उत्तर भारत में, कृषि भी क्या है, कृषि में मांग या कृषि का विकास यहाँ पर क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कृषि का विकास अधिक। तो इसलिए मांग क्या होती है आपकी, जो है बनी रहती है, इसलिए मांग यहाँ पे बनी रहती है, मांग अधिक है। क्लियर है। तो ये 3-4 कारण ध्यान में रखना है कि उत्तर भारत में आपका जो है नहरी सिंचाई का विकास ज़्यादा क्यों हुआ है। तो ये 3-4 कारण आपके काम याद में आ जाएंगे। तो नहर के लिए ये जरूरी है। अब दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई ज़्यादा क्यों है, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे, यहाँ की जो स्थलाकृति है, उबड़ खाबड़ इस तरीके से है ना, बीच बीच में छोटे ऊपर पर्वत, थोड़ा सा ऊंचे वाले पहाड़ी मिल जाएंगे, ठीक है, फिर बीच में इस तरीके से कुछ गड्ढे वाले भाग मिलेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं रोलिंग प्लेन,
ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, रोलिंग प्लेन, है ना, इसके लिए हिंदी वर्ड रोलिंग प्लेन टोपोग्राफी कहते हैं। हिंदी में भी रोलिंग प्लेन भू आकृति लिख लेना, ठीक है। उर्मिल मैदान, उर्मिल मैदान, यहाँ पे क्या है आप कहिए, संरचना है, धरातली संरचना है, याद आ गया हिंदी वर्ड, धरातली संरचना। तो उर्मिल मैदान का मतलब समझ गए इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, इसमें नेचुरल बारिश का पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेचुरली जमा हो जाएगा। और दूसरा कारण है कि यहाँ पे कठोर संरचना है। क्या है, कठोर संरचना है, तो पानी के नीचे जाएगा नहीं, रिसेगा नहीं, तो यहाँ पे नेचुरल तालाब बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कहने का मतलब क्या हुआ कि दक्षिण भारत में प्राकृतिक तालाबों के लिए अनुकूल स्थिति है। दक्षिण भारत में प्राकृतिक तालाबों के लिए क्या है, अनुकूल स्थिति है। कैसे है, ये 2 पॉइंट याद रखने ना। प्राकृतिक तालाबों के लिए अनुकूल स्थिति मिलती है, इसलिए यहाँ पे तालाबों की संख्या या तालाब दक्षिण भारत में सिंचाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। आ रही बात समझ में? तो क्या लिखोगे कि एक लाइन में बताना हो कि दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई ज़्यादा प्रचलित क्यों है, तालाब की सिंचाई अधिक प्रचलित क्यों है, प्रचलन में क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो एक लाइन में आंसर, पहला वाला आंसर क्या होगा आपका, कि अधिक प्रचलित इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक तालाबों की अनुकूल स्थिति मिलती है। प्राकृतिक तालाबों के लिए क्या मिलती है, अनुकूल स्थिति मिलती है। तो वो अनुकूल स्थिति कौन सी है, तो 2 पॉइंट हो गए। यहाँ पर जो है उर्मिल धरातली संरचना, उर्मिल मैदान धरातली संरचना मिलती है, इस तरीके से उबड़ खाबड़ वाला मतलब जिग जैग वाला रीजन मिलता है। और दूसरा कठोर संरचना है, इसलिए पानी का रिसाव नहीं हो पाएगा ना, कठोर है तो पानी नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं जमा रहेगा। तो इस तरीके से प्राकृतिक तालाबों की स्थिति यहाँ पे मिलती है। तो इस कारण से दक्षिण भारत में, और बाकी अदर कारण जोड़ना है तो यही। अब तालाब इसलिए है क्योंकि नहर नहीं खोद सकते, क्योंकि यहाँ पे नहरी सिंचाई के लिए इतने कठोर और पठारी संरचना है, तो नहरों को बनाना वहाँ पे आसान नहीं है। तो नेगेटिव पॉइंट्स में डालना चाहे तो ये भी डाल सकते हो कि नहरें बनाना आसान नहीं है, नहरें बनाना यहाँ पे जो है कठिन है या जटिल है, महंगा है ना। कठिन बोल दो या महंगा या जटिल, कठिन या महंगा दोनों जोड़ दो, है कि नहीं। तो इन सब कारणों से दक्षिण भारत में सिंचाई के साधन कौन से आ गए, तालाब। और सर्वाधिक तालाब किस राज्य में है, तो तमिलनाडु। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब इसके अलावा कुछ वैसे तो पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो तो सर्वाधिक तालाब भले ही कहाँ पर है, तमिलनाडु में, लेकिन तालाबों से सिंचाई क्षेत्रफल ज़्यादा कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो तालाबों से सिंचित क्षेत्रफल, है ना, दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसके आधार पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आएगा, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आएगा, और तीसरे नंबर पर आपका उड़ीसा वगैरह है। ठीक है, तो 2 काफ़ी है वैसे तो दोनों में अंतर समझ में आए। कभी क्वेश्चन आ गए कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। और सबसे ज़्यादा तालाब कहाँ पर है, तो फिर संख्या कहाँ पे है, तो फिर तमिलनाडु। तो एक तो पॉइंट ये याद रख लेना है। अब इसके अलावा ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी ओवरऑल नहरों का कभी पूछ दे कि नहरों के द्वारा अधिकतम सिंचित क्षेत्र कहाँ पर है, तो नहरों के द्वारा अधिकतम सिंचित क्षेत्र, तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा यूपी का। सर्वाधिक नहरों सिंचाई कहाँ पर होती है, तो यूपी, कॉमन सेंस भी लगा लोगे। दूसरा लेकिन आंध्र प्रदेश आएगा, यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं लगा पाओगे।
तीसरा राजस्थान है कि मध्य प्रदेश? राजस्थान आएगा। तो ये 3 याद रखना है नहरों से सिंचित क्षेत्र में। आगे बस समझ में, तो यहाँ तक कोई समस्या है ना? और कुओं और नलकूपों से देखेंगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज, नलकूपों से सिंचित क्षेत्र। लिख लिया ये वाला है ना? अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। नलकूपों से सिंचित क्षेत्र एक मोटा मोटी दिमाग में होना ही चाहिए। तो उसमें गुजरात पहले नंबर पर है नलकूप वाले में, और दूसरा है आपका यूपी, और फिर राजस्थान वगैरह आ जाता है। तो नलकूप हो गया भाई। ठीक है, अब लास्ट एक देख लेते, कुल कृषि भूमि में सिंचित प्रतिशत किस राज्य का ज्यादा है? कुल कृषि भूमि में सिंचित क्षेत्र है ना, टोटल एग्रीकल्चर लैंड में सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र किसका है? तो पंजाब में है। पंजाब का लगभग 80% से ज़्यादा सिंचित है। सेकंड नंबर पे हरियाणा आ जाता है, इसका भी 80% के आसपास होगा, 62। डेटा आगे पीछे हो सकता है। और तीसरे नंबर पे यूपी आएगा, 55। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वाधिक सिंचाई कृषि भूमि में कहाँ पर है? तो आपका तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक जानकारी, फैक्चुअल। इसके अलावा कुछ नहरों के नाम तो कभी कभार दे सकता है किसी की, कौन सी नहरें कहाँ बहती है। तो इतना क्लियर पॉइंट। चले आगे। तो कुछ नहरों के नाम जान लो, कभी कौन से राज्य में है, कभी नहरें। तो नहरों में एक आध दो नाम जो कॉमन नहीं लगा पाओगे। पंजाब हरियाणा में कौन कौन सी नहरें? लिख लो नहरों में पंजाब हरियाणा में कुछ नाम। तो पंजाब हरियाणा में एक सरहिंद नहर, पंजाब और हरियाणा दोनों में मिलेंगे। सरहिंद नहर सतलज नदी पर है। सरहिंद नहर सतलज नदी पर आपका जो है सरहिंद नहर सतलज नदी पर, राइट। इसके अलावा भाखड़ा नहर, भाखड़ा ये भी सतलज नदी पर। इसके अलावा नांगल नहर, नांगल सतलज, तीनों सतलज पर है। सरहिंद, भाखड़ा, नांगल, और तीनों पंजाब हरियाणा में। नेक्स्ट पश्चिमी यमुना नहर, नाम से क्लियर यमुना नदी पर होगा, है कि नहीं। फिर गुड़गांव नहर, ये यमुना नदी पर है, मुख्यतः हरियाणा में पड़ेगी गुड़गांव नहर। ठीक है, बाकी जो है जैसे अभी सिंधु नदी जब पढ़ाया था मैंने आप लोग को, तो सिंधु नदी के बारे में, इंडस रिवर, सिंधु नदी याद है आप लोग को? कहाँ से निकलती सिंधु नदी? पाकिस्तान से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो 2-3 नाम बताए थे मैंने, यदि पूछेगा तो एक तो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय का भाग है कैलाश पर्वत, है ना। ये सब कहाँ है? चाइना तिब्बत में है, कैलाश माउंटेन। और कैलाश माउंटेन के पास में एक झील बताया था, क्या नाम है? मानसरोवर झील।
और मानसरोवर के पास में एक ग्लेशियर, इसका नाम क्या पता था? सिंगे खबाब ग्लेशियर, है कि नहीं? तो ये सभी है कहाँ पे? तो तिब्बत चाइना में है। तो निकलते हैं, तो इन सभी को याद रखना है कहाँ से निकलते हैं, है नहीं? तो ये तो हो गया निकलते, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस याद तुम लोग से पूछ रहा था तो बता दिया। तो इन यहाँ से निकल के नदी भारत में आती है और भारत से पाकिस्तान होते हुए फिर, है ना, पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, राइट। तो इसकी 5 सहायक नदियाँ बताया था मैंने, है ना, वो यहाँ पे बताना है मुझे। तो एक इधर सबसे है चेनाब नदी, इसमें आके एक झेलम नदी मिलती है। तो ये जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, ठीक है। फिर इसमें आपका जो है रावी नदी मिलती है, आर फॉर रावी। फिर एक सतलज नदी आकर के मिलती है, एस फॉर सतलज। और सतलज में मिलती है ब्यास। सतलज में यहाँ पे क्या मिलती है? ब्यास, राइट। तो पूनम, ये 5 सहायक नदी हैं जो सिंधु में इधर से आकर के मिलती है। तो जे फॉर झेलम है, सी फॉर चेनाब है, आपका आर फॉर रावी है, राइट। बी फॉर ब्यास, बी फॉर आपका ब्यास। और एस फॉर सतलज, सतलुज कहते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इनके बीच का जो क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका जो है दोआब, है ना। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो कोई भी दो नदियाँ ये हो गई, तो ये दोनों के बीच का ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? दोआब कहलाता है। क्लियर पॉइंट? तो इन नदियों के बीच के क्षेत्र का कुछ नाम है, तो वहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे कवर कर लो उसको। तो यहाँ पे जैसे झेलम और चेनाब के बीच का क्षेत्र जो है दोआब, जो है क्या कहलाता है? चाज दोआब। ये क्या कहलाएगा आपका? चाज, CHAJ। तो याद करने के लिए चेनाब से CH है और झेलम, तो चाज दोआब किसके किसके बीच हो गया? झेलम और चेनाब के बीच। उसी प्रकार C और R, इनके बीच का जो दोआब का क्षेत्र है वह कहलाता है आपका जो है रचना दोआब। ये क्या कहलाएगा आपका? रचना। रचना दोआब, राइट। फिर बच गया आपका सतलज और ब्यास के बीच का जो दोआब है वह कहलाता है बिस्त दोआब। बिस्त दोआब। और रावी और ब्यास के बीच का कहलाता है आपका जो है बारी दोआब। बारी। इधर आपका जो है ब्यास और इन दोनों के बीच के इधर वाला क्या कहलाएगा? बारी। तो ये पहले दोआब के नाम भी याद रख लेने, कभी किसी एग्जाम में पूछ दे तो। आ गई बात समझ में? और सिंधु और झेलम के और चेनाब, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र इधर वाला आपके सिंधु नदी आपकी है कि नहीं, इधर झेलम चेनाब, ये इन सब के बीच वाला जो रीजन है वो सिंध सागर दोआब कहलाता है। सिंध सागर, तो ये 3 नदियाँ आ जाएंगी, इंडस मतलब सिंधु, झेलम और चेनाब। इंडस, झेलम प्लस सी, सिंध सागर। तो ये दोआब के नाम भी याद रख लेना। अब इसमें इसलिए बताया कि एक है बिस्त दोआब नहर, पंजाब हरियाणा में एक नहर का नाम क्या है? बिस्त दोआब नहर। तो एक नहर का नाम ये भी याद कर लेना। तो बिस्त समझ में आ गया अब? उसी प्रकार एक है ऊपरी बारी दोआब नहर। ऊपरी बारी दोआब नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर।
तो ये हो गए आपके। तो ये पंजाब हरियाणा में कुछ नहरों के नाम है ना। किसी एग्जाम में सरहिंद नहर वगैरह पूछा था एक आध एग्जाम में, वो CPSC नहीं होगा, किसी और में होगा, लेकिन पूछा था। तो इस तरीके से कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, सरहिंद नहर कहाँ पर है, तो पंजाब और हरियाणा में। क्लियर हुआ। उसी प्रकार आप यूपी में एक आध दो नहर का नाम आ जाओ। तो यूपी में तो गंगा नहर लिखेगा तो समझ ही जाना, ऊपरी और निचली गंगा नहर, तो ये यूपी में ही होगा। ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर दो अलग अलग है। तो ऊपरी एंड निचली गंगा नहर ये यूपी में है, कॉमन है, आप लोग जान लोगे। हाँ, पूर्वी यमुना नहर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पश्चिमी कहाँ चला गया था, पंजाब हरियाणा में, है ना। पश्चिमी यमुना नहर कहाँ चला गया, पंजाब हरियाणा में। और पूर्वी वाला कहाँ पे आएगा आपका, यूपी में। और एक है आपका शारदा नहर। तो शारदा नदी पढ़ाया था, कॉमन सेंस लगा लोगे। किसकी सहायक नदी शारदा नदी, शारदा नदी किसकी सहायक नदी बताया था। नर्मदा की सहायक नदी है, गोमती का बताया था। ठीक है, शारदा नदी जो है घाघरा की सहायक बताया था। एग्जाम में वैसी होगा ना फिर, लेकिन घाघरा की सहायक नदी बताया था एक शारदा नदी। इसी को हमने क्या कहा था, इसी को सरयू नदी बोलते हैं। इसलिए अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो सरयू तो याद रखे हो, लेकिन सरयू का नया वर्तमान में जो नाम है वो कौन सा है, शारदा है। तो शारदा, सरयू और गंगा, क्या क्या और नाम बताया था, गौरी गंगा, याद आया। चलिए, तो शारदा नहर यूपी में है, शारदा नदी पर है। और एक है आपका आगरा नहर। तो आगरा नहर किस नदी पर होगा, कॉमन सेंस लगा लोगे, यमुना पे, क्योंकि यमुना के तट पर है ना आगरा। आगरा शहर किस नदी के तट पर है, यमुना। तो यमुना पर होगा, ये कॉमन लगा ही लोगे आप, है कि नहीं। कॉमन सेंस इज ऑलवेज अनकॉमन वैसे, लेकिन लगा लोगे इतना। चलिए, तो ये हो गया। बाकी और कुछ याद रखना है तो बिहार में लिख लो एक नदी, बिहार में। बाकी कुछ कॉमन सेंस लगा लेना है। बिहार में लिखो त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी। फिर पश्चिम बंगाल में लिख लो एक नहर, मयूराक्षी नहर। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी ही है वहाँ पे एक, मयूराक्षी। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में, ठीक है, ईडन नहर, ईडन, ईडन गार्डन, ईडन नहर, ये हुगली नदी पर होगा। चलिए, हो गया आपका वेस्ट बंगाल में। राजस्थान में आ जाओ। तो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी जो नहर है कहाँ से निकाली गई है, कहाँ से निकाली गई है बताया था ना, बताओ, है ना, सतलज और व्यास नदी के संगम से निकाली गई है। सतलज और व्यास नदी के संगम से। तो सतलज नदी इधर जाके मिलेगी उसमें सिंधु में, और एक नदी इसमें आके मिलती है व्यास नदी, ये सतलज हो गई आपकी, ये हो गई ब्यास। दोनों कहाँ पे मिलते हैं, हरिके गांव है एक, हरिके पंजाब में एक गांव है, तो यहीं पे बनाए गए हरिके बैराज। बैराज मतलब बांध बनाए गए, जलाशय बनाए गए। और फिर इस हरिके बैराज से जो है नहर निकाली गई है राजस्थान की ओर, पूरा लास्ट में जोधपुर तक जाती है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, कैनाल, इंदिरा गांधी नहर।
तो ये किस नदी के संगम से निकाली गई है, ये याद रखना है। हाँ ठीक है। देखो ये आ कहाँ से रही, पंजाब हरियाणा से आ रही है, लेकिन पंजाब हरियाणा में कहीं सिंचाई नहीं होती इससे। सिंचाई मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, राजस्थान में। इसलिए जब राजस्थान में इंटर करती है तो इसको राजस्थान फीडर कहा जाता है। राजस्थान फीडर का मतलब राजस्थान की नहरों को पानी कहाँ से मिलता है, तो इसी इंदिरा गांधी कैनाल से मिलता है, राजस्थान फीडर। आगे बस समझिए, पंजाब में से सिंचाई नहीं होती है, जबकि 167 किलोमीटर पंजाब में बहती है। इसकी टोटल लंबाई का 167 किलोमीटर कितना है आपका, पंजाब में है। आ गई बस समझ में। और टोटल इंदिरा गांधी कैनल की टोटल लंबाई वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेता हूँ। कैनल लेंथ टोटल लंबाई है 689 किलोमीटर, सॉरी 649 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 480 किलोमीटर है, समझ गए। और बाकी जो बच गया 169 किलोमीटर कहाँ पर है, पंजाब। चलो इतना याद रख लेना इसके बारे में। चलिए, पहले इसको राजस्थान नहर ही बोलते थे। इंदिरा गांधी मरी 1984 में, तब उसके बाद नाम लिया गया इसका इंदिरा गांधी, ठीक है। पहले इसका क्या नाम था, राजस्थान नहर ही नाम था। ये पूरा का पूरा जैसलमेर 5 डिस्ट्रिक्ट है आपका राजस्थान में, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और भी श्रीगंगानगर। 7 डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये 7 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है। इतना ज़रूरत नहीं है वैसे आप लोग के लिए, राजस्थान पीसीएस दोगे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। चलिए, इसके अलावा कुछ फेमस नाम, बाकी तो नदियों के नाम पे कॉमन सेंस लगा लोगे, ठीक है। महाराष्ट्र में लिख लो एक आध नहर का नाम, गंगापुर नहर, गंगापुर। गंगापुर सोचो कि गंगा नदी पे गुजर गई होगा, तो ये कन्फ्यूजन दे सकता है। तो ये कुछ नहरों के नाम थे जो फेमस थे, तो ये इतना याद कर लेना है तो आपकी नैया पार प्रीलिम्स के लिए काफ़ी है। तो ये हो गए आपके सिंचाई के साधन में इन चीज़ों के बारे में, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रखनी है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। भारत में कौन कौन से मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बारे में ये कल डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, काफ़ी है क्या और पढ़ना है।